एवरीवन, तो आज की क्लास हम लोग देखेंगे सीरीज करेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। लास्ट क्लास हम लोग काफी कुछ चीजें देखें स्प्रिंग के बारे में। जब भी कोई स्प्रिंग को डिफॉर्म करो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है व्हिच इज प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन, and the constant of proportionality is called K, the spring constant, which depends upon the nature of the material with which the spring is made and the make of the material. It also depends upon the length or the natural length of the spring, है ना। ये सारा चीज हम लोग देखे थे। अभी हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना है अगर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो स्प्रिंग K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है और वो सीरीज में लगे। सोचते हैं कि इन दोनों को भगा के उनके जगह एक सिंगल स्प्रिंग ले आएंगे, कहेंगे ये इसका दोनों का इक्विवेलेंट है। तो ये अकेला इन दोनों का बराबर है कब कहेंगे? अगर ये स्प्रिंग को X खींचने में फोर्स जरूरत होता है F और फोर्स डेवलप होता है F, और ये स्प्रिंग को X खींचने में क्या फोर्स डेवलप होता है X, तो हम कहेंगे दोनों ही केस में बराबर डिफॉर्मेशन करने से बराबर स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, तो ये अकेला इन दोनों का बराबर है। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दैट। समझ में आया क्या? सोचो कि पूरा चीज को एक डिब्बे के अंदर छुपा दिए, इसको डिब्बे के अंदर छुपा दिए, बोलो दोनों के अंदर स्प्रिंग है, बराबर है क्या? अब खींच के देखोगे, एक्स खींचने से F फोर्स आता है, इसमें भी एक्स खींचने से F फोर्स आता है, बराबर फोर्स आता है, मतलब बराबर स्प्रिंग है। समझ में आया क्या? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। तो हमें समझ में आया कि कब हम कहेंगे एक स्प्रिंग दूसरे का इक्विवेलेंट है, जब विद सेम डिफॉर्मेशन सेम रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड। चलो मानते हैं कि ये जो डिफॉर्मेशन है यहाँ पर ये x लिखा है, इसको x0 लिखते हैं, थोड़ा समझने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, लेट अस से व्हेन दिस स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड बाय x0 a restoring force F is developed. When this spring is also deformed by x0 restoring force F is developed. Point number 1। तो जब हम इसको x0 खींचे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। पहले आप देखो तो अब ये स्प्रिंग में यहाँ पे क्या फोर्स डेवलप हुआ है F। यहाँ पे क्या फोर्स होगा? कोई स्प्रिंग को दोनों हाथ से पकड़ के खींचो तो दोनों हाथ को बराबर फोर्स देगा। अगर इधर फोर्स बना है F तो इधर भी फोर्स बनेगा F, है ना। इसका मतलब ये स्प्रिंग का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, K2 का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो। ये स्प्रिंग क्या कर रहा है? ये खींच रहा है इसमें, स्प्रिंग के ऊपर क्या फोर्स आ रहा होगा? ऐसे आ रहा होगा। तो ये स्प्रिंग के ऊपर इधर से F फोर्स आ रहा होगा, है कि नहीं? ये जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? फोर्स ऑन द स्प्रिंग और बाय द स्प्रिंग? बाय द स्प्रिंग। हम फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाते हैं? फोर्स ऑन द स्प्रिंग। ये जब इसको खींच रहा है तो भी उसको खींच रहा होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हम कहेंगे इधर को फोर्स F है, इधर को फोर्स F है। इधर को फोर्स F क्यों हुआ? क्योंकि मैं पकड़ के खींच के ले रहा था, सो इसलिए F हुआ। इधर को फोर्स F क्यों हुआ? क्योंकि ये स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा था। ये कौन है? K2 है। चलो K1 को सोचो। K1 को सोचेंगे तो K1 वाला स्प्रिंग इसको इधर खींच रहा था फोर्स F में, तो ये भी इसको इधर खींच रहा होगा फोर्स F में, मतलब K1 वाला स्प्रिंग में भी इधर को फोर्स F है तो इधर को क्या होगा? वही F। So what most important thing we notice here, when a number of springs are in series, by stretching or compressing the combination, the force or the spring force in each spring is same spring force develops in each spring। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे? पहला चीज हमें समझ में आया कि in series combination the restoring force in each spring is same। हर एक स्प्रिंग में बराबर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अगर हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इन K2 इज F, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स हियर? सेम F। इधर इक्विवेलेंट स्प्रिंग को देखो तो यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स F ही है। अच्छा, सपोज हम कहेंगे एलोंगेशन इन दिस फास्ट स्प्रिंग, जब इसको खींचे, ऐसे खींचे तो ये खुल गया कितना? सपोज हम कहेंगे x1 खुल गया, ये कितना खुल गया? x2 खुल गया। तो ये पॉइंट कितना आगे जाएगा? ये कितना आगे जाएगा? x1 प्लस x2। अरे गेटिंग?
समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर 2, इफ x1 is elongation in first spring, x2 is elongation in second spring, x0 is total elongation, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे x0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्वालिफिकेशन नंबर 1 है कि नहीं? where what is x1, where what is x1 और where को मिटाओ, फिर क्यों देखें, हम कहेंगे here, पॉइंट नंबर 3 में here x1 elongation in the first spring, elongation कैसे पता करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, F बाय K, K1, F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, x2 क्या है, F बाय K2, x0 क्या है, x0 is elongation in the resultant spring, और in this resultant spring में अगर elongation x0 हुआ है, सपोज इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट है, तो x0 कितना हो गया, F by K इक्विवेलेंट, इट इज F by K इक्विवेलेंट। तो ये चीजें हमें समझ में आ गया क्या, कि हर एक में स्प्रिंग फोर्स बराबर होने के कारण, हर एक के स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होने के कारण आपको मिल रहा है कि x1, x2, x0 का वैल्यू ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, अगर इसको हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1 भैया, इक्वेशन 1 क्या था, x0 is equal to x1 plus x2, oh so simple, so let us put x0 की जगह F by K equivalent is equal to F by K1 plus F by K2, F दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 1 by K equivalent, the equivalent spring constant is 1 by K1 plus 1 by K2। कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोई एक फॉर्मूला कहीं कभी सुने थे, कहाँ, पैरेलल रेजिस्टेंस में, when resistances are in parallel the formula of calculation of equivalent resistance was something like this। याद रखना है, स्प्रिंग सीरीज में होता है पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, स्प्रिंग पैरेलल में होता है सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हर जगह आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 and R2 are in series, equivalent resistance becomes R1 plus R2। Similarly springs parallel है, K1 and K2 are in parallel, equivalent spring constant will be K1 plus K2। तो उल्टा है, याद रखना। तो हमें ये चीज हमारे सामने आया, तो क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलो थोड़ा इसको नोटिस करते हैं और गौर से देखते हैं, क्योंकि डिराइवेशन स्कूल वाले पूछेंगे तो पूछेंगे, नहीं तो इसमें से कुछ जो फॉर्मूला आ रहा है उन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डिस्कशन, व्हाट आर द फैक्ट्स कमिंग आउट। पहला हुआ, क्या फैक्ट्स आ रहे हैं ये सीरीज कनेक्शन वाला फंडा से, फैक्ट्स रिलेटेड टू सीरीज कनेक्शन, बस यही आपको याद रखना है, सीरीज कनेक्शन। बाकी जो था वो फंडामेंटल डिराइवेशन था, आपको डिराइवेशन हार्डली कोई पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाते पढ़ाते है नहीं ये सब चीजें। ठीक है, एक एक दिन में, दो दो दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। यू विल सरप्राइज टू सी इफ फिजिक्स इज दैट इजी, स्कूल टीचर कुड फिनिश इट विद इन सम 50-60 क्लासेस। ठीक है, तो हलवा नहीं है, फिर भी तो लोग भाग रहे इधर उधर स्कूल का ब्रांड देख के, एंड दे आर ऑल रियलाइजिंग द फैक्ट। एनीवे, नाउ पहला फैक्ट देख लो, पहला हुआ इन सीरीज। आपको क्या याद रखना अभी तक का डिरेक्शन, अभी तक का जो डिस्कशन हुआ, कनेक्शन, व्हाट इज सेम इन ईच स्प्रिंग, कोई बताएगा व्हाट इज सेम इन ईच स्प्रिंग? फोर्स। डोंट से ओनली फोर्स, से रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बोलो, रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम इन ईच स्प्रिंग। समझ में आया? अच्छा ठीक है,
नंबर टू हुआ कि इफ K1, K2, K3 etc. are in series, तो K 1/K से निकालेंगे K इक्विवेलेंट, तो हम कहेंगे then 1/K इक्विवेलेंट is given by 1/K1, 1/K2, 1/K3, like that. Go on adding them to find out the equivalent spring constant. हाँ सर, ये भी समझ में आया, ठीक है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, जो आपको मालूम है वही बता रहा हूँ। बिट सी में हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। क्या बताओ? सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, बड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंड थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन योर बुक। वो बहुत पजल करके चीजों को प्रेजेंट किए हैं, ठीक है, और ये चीज नहीं है मेजरली बुक में। तो मान लो कि हमारे पास ये स्प्रिंग है, ओके, ये एक स्प्रिंग है, और कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट? से द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, ठीक है। अब मैं ये स्प्रिंग को कुछ ऐसे समझ सकता हूँ, कैसे बताओ? आई कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, बीच से काट दिया, दो टुकड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये स्प्रिंग इज सेम एज इट्स टू हाफ्स कनेक्टेड इन सीरीज, है कि नहीं? सपोज ये आधा स्प्रिंग हुआ, फिर ये दूसरा आधा स्प्रिंग हुआ, इसको काटे और फिर से जोड़ दिए। नाउ अगर पूरा स्प्रिंग का के है, इसका कितना है मालूम नहीं, तो हम कहेंगे के डैश, सपोज के डैश। बात सही है, पूरा लंबा वाला स्प्रिंग को हम दो टुकड़ा किए फिर जोड़ दिए, हर टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश है। आई वांट टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन के डैश एंड के। के डैश क्या है? आधा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ इफ यू सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी मेक ए लिटिल डिजाइन। इसमें थोड़ा टेढ़ा है, तो टेढ़े को हम सीधा करेंगे, यस, सीधा। अब अगर हम देखेंगे ये दोनों सीरीज में होने से ये इसके बराबर है, क्योंकि तोड़े और जोड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई ओरिजिनल स्प्रिंग आ गया, तो हम क्या कहेंगे? 1/K इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 1/K डैश प्लस 1/K डैश। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हो गया 2/K डैश। क्या मिल गया? K डैश का वैल्यू देखो 2K। वाओ, तो आधा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2K। आई गो फॉर वन मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास जो स्प्रिंग था उसको मैं अब 3 टुकड़ा करता हूं और तीनों टुकड़ा को फिर से जोड़ देता हूं। सपोज नाउ आई कन्वर्टेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज ए स्मॉल पार्ट, ये दिस इज अनदर स्मॉल पार्ट एंड दिस इज अनदर स्मॉल पार्ट। काटे और जोड़ दिए। सपोज ये पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, ये K डबल डैश है, ये K डबल डैश है, ये K डबल डैश है। काटने के बाद फिर से जोड़ दिए, तो बात तो वही हो गया। मतलब ऊपर वाले का तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, नीचे का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। काटे और फिर जोड़ दिए, है कि नहीं? ये 1/3 पार्ट है, तो सोचो तो हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? 1/K इक्विवेलेंट इसका कितना है? K है। कितना होगा वो? 1/K डैश, 1/K डैश, 1/K डैश, क्योंकि इसको काट के जोड़ने से यही तो बनता है। इसमें से क्या समझ में आया? कोई स्मार्ट मुझे बताए। K डैश नहीं, K डबल डैश था, सॉरी, K डबल डैश, K डबल डैश, K डबल डैश। कोई बताएगा K डबल डैश कितना आ रहा है? स्मॉल ओरल कैलकुलेशंस। Is it not coming out to be 3K? Yes. देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, 1/3 स्प्रिंग का कांस्टेंट 3K है। पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट K था, आधा स्प्रिंग का कांस्टेंट 2K था। मतलब जितना छोटा होगा लेंथ उतना ज्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे क्या पता चला? 10। The spring constant is inversely proportional to L. L क्या है? Natural length. Natural length of spring. Natural length of spring जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा spring constant, उतना ज्यादा होगा spring constant. So L is natural length of spring. इससे क्या मतलब निकलता है? For a particular type of spring that implied, therefore हम कहेंगे for a
particular type of spring, for a particular type of spring, what you find, K into L is a constant. ये चीज आपको समझ में आना चाहिए. For a particular type of spring, K into L is a constant. मतलब ये है कि अगर हम कोई एक बड़ा सा स्प्रिंग को टुकड़े टुकड़े करते हैं, कोई एक बड़ा सा स्प्रिंग को टुकड़े टुकड़े करते हैं, हर टुकड़ा का लेंथ अलग अलग हो जाएगा, हर टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा, लेकिन उनका लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन कायम रहेगा? K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K3 L3 and so on. इसका मतलब इफ इंपोर्टेंट क्या हो गया? इंपोर्टेंट ये है when a spring of constant K and length L, length means natural length, length L is cut into segments, ठीक है, then with segments with lengths L1, L2, etc. and spring constants K1, K2, etc. then क्या कहेंगे? आप लोग समझदार हो, आप बता सकते हो क्या लिखेंगे? अब क्या रिलेशन आ जाएगा? K1, L1, K2, L2 ये सब के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? You will say the relation will be okay. तो क्यों? Yes. तो क्या रिलेशन आ जाएगा? K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K3 L3 and so on. सबके लिए कोई इक्वेशन लागू हो जाएगा. कौन सा वाला? ये वाला इक्वेशन. Then K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K3 L3. जितना लंबा लिखो उतना ज्यादा मार्क मिलेगा. is equal to K into L. समझ में आया क्या? पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट K था, पूरा स्प्रिंग का लेंथ L था, टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा का लेंथ L1, दूसरा का L2, तीसरा का L3 ऐसे करके. L1 जिसका है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, जिसका लेंथ L2 है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2. तो K1 L1, K2 L2, K3 L3 एवरीथिंग विल बी सेम एज K into L. समझ में आया? ये वैलिड तब है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्प्रिंग. एक स्प्रिंग का एक टुकड़ा दूसरा स्प्रिंग का दूसरा टुकड़ा को जो कंपेयर करने से K1 L1 विल नॉट बी इक्वल टू K2 L2. समझ में आया क्या? सो द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ. ये हमें समझ में आ गया. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ. तो पता चल गया स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ. क्या ये जो फंडामेंटल में बताया अभी आपको समझ में आ गया? एनी डाउट? समझ में आया क्या? एनी डाउट इसमें है? यस, ठीक है, कोई डाउट नहीं. तो स्प्रिंग सीरीज में है तो ये सब चीजें होता है, हमें समझ में आ गया. लेट अस गो फॉर स्प्रिंग्स इन पैरेलल. स्प्रिंग जब पैरेलल में है क्या करें? We go for the next point. Springs connected in parallel. अगर स्प्रिंग पैरेलली कनेक्टेड है तो क्या होगा? ठीक है, चलो कनेक्ट करके देखते हैं. Here is a spring.
here is a spring connected like this, here is another spring that is also connected like this, and suppose this combination is to be pulled, this combination is to be pulled with some force F. मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और मैं ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं और कहता हूं कि ये जो अकेला स्प्रिंग है इसका बराबर है। मतलब यहां पर अगर हम एक फोर्स में खींचेंगे ये जितना लंबा होगा, यहां पर अगर हम एक फोर्स में खींचेंगे ये उतने ही लंबा होगा। रिपीटिंग, इसको एक फोर्स में खींचने से जितना लंबा होता है इसमें खींचने से उतना लंबा होता है, तो हम कहेंगे ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है। सीरीज कनेक्शन में दोनों का क्या बराबर था? रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन देखो तो अभी क्या बराबर होगा? जैसे हम खींचेंगे ये जितना एलोंगेट होगा ये उतनी ही एलोंगेट होगा। सो व्हेन यू से टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, नोट इट, नथिंग इज मेंशन्ड इन योर बुक व्हेन टू से दैट टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। ऐसे दिखने से पैरेलल नहीं होते हैं। कब कहेंगे दो स्प्रिंग पैरेलल में है? जब दोनों में क्या बराबर है? डिफॉर्मेशन बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं आपको थोड़ा सा चेंज बता देता हूं। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसा है, ये एक स्प्रिंग ऐसा है और दोनों में एक डंडा लगा है। डंडे को अगर बीच से खींचोगे डंडा ऐसे जाएगा। मान लो यहां से खींच लिए, क्या होगा सोचो? When you pull the डंडा from here, you will see after some time the डंडा looks like something this, है कि नहीं? मतलब इसमें एलोंगेशन ज्यादा हुआ है, इसमें एलोंगेशन कम हुआ है। दो दे आर लुकिंग लाइक पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल। वो जो जेई वाले होते हैं ना उनको मालूम है बच्चों के पास मिसकंसेप्शन क्या है, लोगों के पास मिसकंसेप्शन क्या है, बुक में क्या मिसकंसेप्शन लिखा है, ठीक है ना? वो वहीं पे मारते हैं वेयर यू आर वीक। जैसे दुर्योधन को मारा गया था, जहां पर वीक था वहीं मार दिए, खत्म एक बार में, है ना? तो वो लोग जानते हैं ये लोग कहाँ मिसकंसेप्शन। वो देखते हैं पैरेलल मतलब बराबर ऐसे दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा तो पैरेलल। ऐसे दिखने से पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल के लिए क्या चाहिए? the deformation in each spring must be same। तो क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 1, in parallel connection each spring undergoes equal deformation, may it be elongation, may it be compression, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल डिफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं कि इन दोनों का पैरेलल है। चलो दोनों फिगर को देखते हैं। दोनों केस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा एक स्प्रिंग बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। यस, मस्त है। देखो तो अब क्या हो गया यहाँ पे? अरे पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे। सपोज ये कॉम्बिनेशन को x0 खींचा गया, ये कॉम्बिनेशन को x0 खींचा गया। इन इक्विवेलेंट फिगर, जो इक्विवेलेंट फिगर बनाए हैं हम, क्या मिलेगा आपको? f x0 के इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन मिलेगा आपको? मिलेगा यू से f इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू x0। हाँ सही है। अच्छा, इन द फर्स्ट फिगर देखते हैं क्या हो रहा है। इन फर्स्ट फिगर क्या हुआ? ये दोनों स्प्रिंग यहां पर बंधे हुए थे, यहां तक थे, आपने खींच के और लंबा कर दिया। यहां पर ये स्प्रिंग यहां तक था, खींच के और लंबा कर दिया। मतलब ये जो डंडा पहले यहाँ पे था ये अभी यहाँ पर आ गया है। कितना आगे आ गया है? बाय ये डिस्टेंस x0। और क्यों? क्योंकि आप खींच रहे हो। समझ में आया क्या? ये डंडा पहले यहाँ पे था, आप खींच के यहाँ पे आ गया, तो ये स्प्रिंग लंबा हो गया। ये वापस खींच रहा होगा, क्या फोर्स में खींच रहा होगा? दिस मस्ट बी पुलिंग बैक विथ ए फोर्स से F1, दिस मस्ट बी पुलिंग बैक विथ ए फोर्स F2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, इसका K2 था, तो क्या मिलेगा? एट इक्विलिब्रियम। ये डंडा यहां तक आया और आगे नहीं जा रहा है। क्यों? मैं तो खींच रहा हूं, जाना चाहिए। नहीं, दोनों मिलके वापस खींच रहे हैं।
वापस खींच रहे हैं इसलिए नहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे, माई एफ मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F2। क्या सबको समझ में आ रहा है? माई फोर्स मस्ट बी F1 प्लस F2। फिर F1 इज रिस्टोरिंग फोर्स इन फर्स्ट। कितना रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, खींचा गया है x0, सो इट इज K1 x0। F2 इज रिस्टोरिंग फोर्स इन सेकेंड, व्हाट इज दैट? K2 x0। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या मिल गया देखो, तो अब हम सबका वैल्यू डालते हैं। पहले हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f वाज k इक्विवेलेंट x0, और अभी क्या देखिए, अब देखिए F1 इज K1 x0 एंड दिस इज K2 x0। 10 अगर इक्वेशन में पुट करेंगे f के जगह क्या लिखेंगे, k इक्विवेलेंट x0 इज इक्वल टू K1 x0 प्लस K2 x0 एंड दैट गिव्स राइज टू k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। सो द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यू सी, जैसे रेजिस्टेंस की केस में होता है वैसे ही हो रहा है। कैसा है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये चीज डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है? सब कुछ लग ही नहीं रहा है। क्या हो गया जमाना, मेरे को कुछ लगता ही नहीं। आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग हियर? यस सर। बड़ी कृपा है आपकी, समझ लेते हो। तो ये आ गया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, लेट अस गो फॉर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। Now let us see some questions on series parallel connection of springs. थ्योरी हम लोग देख चुके हैं सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में। बेसिक थ्योरी क्या था इनके सब सीरीज कनेक्शन? What is same in each spring? The restoring force. Equivalent spring constant कैसे निकलता है? 1 by k equivalent is equal to 1 by k1, 1 by k2, 1 by k3 and so on. पैरेलल में स्प्रिंग क्या बराबर होता है? डिफॉर्मेशन इज सेम इन each spring. इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 plus K2 plus K3 and so on. Now let us go back to this question. Two springs with spring constants in ratio 2:3 are in series. अब दो स्प्रिंग हैं, सॉल्यूशन करते हैं। दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या मैं उनको 2k 3k लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो क्या दिया है इसमें? The combination was stretched by 10 सेंटीमीटर। खींच लिए इसको 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है पहला वाले में एलोंगेशन कितना हुआ है बताओ। What is the elongation in the first spring? ठीक है, हमें तो मालूम है कि अगर x1 हो गया एलोंगेशन इन द फर्स्ट स्प्रिंग, x2 हो गया एलोंगेशन इन द सेकंड स्प्रिंग। अगर ऐसा है तो क्या हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम? हम कहेंगे, मैं दो मेथड में करना चाहता हूं, फर्स्ट मेथड कर रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम। आप देख लेना आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है आप चेक कर लेना। पहले हम देख लिए कि रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम। अगर रिस्टोरिंग फोर्स सेम हो गया तो इसमें जितना रिस्टोरिंग फोर्स इसमें उतना रिस्टोरिंग फोर्स। अगर x1 इसमें एलोंगेशन हुआ है, x2 इसमें एलोंगेशन हुआ है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? 2k x1। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? 2k 3k x2। तो इसका मतलब हो गया 2k x1 2k x1 इज इक्वल टू 3k x2। क्या पूछा है? x1। हम तो x1 नहीं पता है, x2 और एक्स्ट्रा एक ठो अननोन लाके घुसेड़ दिए, निकालना है। एनीवे क्या कहेंगे? x1 by x2 कितना है भैया? इट इज 3/2। क्या सबको समझ में आया? x1 by x2 इज 3/2। अच्छा, क्या हमें मालूम है x1 प्लस x2 कितना है? अगर ये खुल गया x1, ये खुल गया x2, ये आगे कितना जाएगा? x1 प्लस x2 दिया है कितना? 10। क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं व्हाट इज x1? यस निकाल सकते हैं। हम x2 के जगह लिख सकते हैं 2x1/3 लिख सकते हैं। x1 प्लस
2x1/3 इज इक्वल टू 10। सो x1 कितना हो गया, इससे क्या मिल गया, मिल गया कि x1 कितना आ गया देखो तो 5x1 इज इक्वल टू 30, x1 इज 6 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, इट्स सो सिंपल। लेट मी गिव यू अ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में देखेंगे, चलो इसे देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड मेथड। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हो। ये सेकंड मेथड में करने के लाखों मेथड है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे। ठीक है, लेट अस सी द सेकंड मेथड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेकंड मेथड। अच्छा बताओ, यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है भाई? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है? 1/2k प्लस 1/3k, है ना? 1/2k प्लस 1/3k। आप कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, मिलेगा आपको k इक्विवेलेंट का मतलब मिलेगा यहाँ पे 6k/5। आप निकालोगे तो मिलेगा 6k/5। अच्छा, ये पूरे का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 6k/5 है। और एलंगेशन कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो क्या आप रिस्टोरिंग फोर्स बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। k इक्विवेलेंट इनटू x, दैट इज 60k/5। हमें तो k का यूनिट मालूम नहीं है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया 60k/5। किसमें? कॉम्बिनेशन में। मतलब इसको कितना जोर से खींचा जा रहा है? 60k/5 में। मतलब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स 60k/5 है, यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स 60k/5 है। हर एक में रिस्टोरिंग फोर्स 60k/5 है, क्योंकि इसको 10 सेंटीमीटर खींचने के लिए जो फोर्स की जरूरत हुआ वो था 60k/5। तो हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 60k/5। सॉरी, हर एक स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? 60k/5। तो इसमें भी 60k/5, इसमें भी 60k/5। अगर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है 60k/5, तो एलंगेशन कितना होगा? फोर्स बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम कहेंगे व्हाट इज x1 देन, अगर निकालने की कोशिश करेंगे, x1 इज f बाय स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट वन, कितना? 2k। ये 60k/5 क्यों बार बार लिख रहे हैं? लेट अस राइट इज 12k। f/2k करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट इज 6 सेंटीमीटर। देख लो, मैं दो अलग अलग तरीके से आपके लिए सॉल्व किया हूं, आपको जो अच्छा लगेगा वो याद रखना है। मेरे ख्याल से दोनों अप्रोच आपको समझ लेना चाहिए। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, let us go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या दिया? पूछा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ। ये तो हर कोई कर सकता है। क्या आपको दिख रहा है ये तीनों के पैरेलल में है? हाँ सर, ये तीनों तो पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है? k प्लस k कितना है? 3k। क्या ये दोनों पैरेलल में है? हाँ, ये पैरेलल में। k प्लस k कितना हो गया? 2k। इसका मतलब ये सर्किट को मैं इक्विवेलेंटली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आई कैन से देयर आर टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, है कि नहीं? पहला वाला कितना है? 3k, दूसरा वाला कितना है? 2k। अब अगर मुझे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया तो मैं तो सीना ठोक के बोलूंगा 1/2k प्लस 1/3k, दैट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज 6k/5। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes. समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए आगे। In the figure shown, find the ratio of elongation in the two springs. ये दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। बताओ दोनों का एलोंगेशन बराबर है कि डिफरेंट है? The elongation of the two springs are same or different? पहले बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स सेम है कि डिफरेंट है? रिस्टोरिंग फोर्स सेम, बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो दोनों में बराबर रिस्टोरिंग फोर्स है। ये चाहे कुछ भी मास हो, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी फोर्स है दोनों में बराबर है। हियर रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम, रिस्टोरिंग फोर्स इज सेम। अगर रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो गया तो पहला वाला में एलोंगेशन फोर्स बाय 3k
दूसरा वाला में एलंगेशन फोर्स बाई 4k। आपको तो पूछा है x1 बाई x2 रेशियो पूछा है, तो कितना हो गया 4/3। कितना सिंपल है। द एलंगेशंस आर इन द रेशियो इनवर्स रेशियो ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, है कि नहीं? क्योंकि दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है, तो एलंगेशन का रेशियो कितना सिंपल है, देखो 4/3। इज इट अंडरस्टूड? Next, yes, if n number of springs each of constant k are connected in series, n तो स्प्रिंग है, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k, देयर इन सीरीज फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ओहो कितना खतरनाक है, खतरनाक है क्या? नहीं नहीं नहीं, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k n टाइम्स इज इक्वल टू n/k। तो k इक्विवेलेंट क्या हो गया? k/n। So when a number of springs are connected in series, equivalent spring constant decreases। समझ में आया क्या? equivalent spring constant घट गया तो कितना हो गया k/n। ठीक है, देखो कितना इजी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring of constant 20 Newton per centimeter was cut into two parts with lengths 30 centimeter and 50 centimeter। एक स्प्रिंग को दो टुकड़ा कर दिए, ये पूरा स्प्रिंग था, कितना था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट? इट वाज k एंड दैट वाज 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। दो टुकड़ा किए, एक 30 सेंटीमीटर वाला और दूसरा वाला 50 सेंटीमीटर वाला। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 मान लो, इसका k2 मान लो। अच्छा, क्या कोई बता सकता है जब एक स्प्रिंग को काट के दो टुकड़ा करते हैं, एक टुकड़ा होता है 30 सेंटीमीटर, दूसरा टुकड़ा होता है 50 सेंटीमीटर, क्या आप मुझे बता सकते हो ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ कितना था? What was the length of the original spring? 80 सेंटीमीटर। So simple। तो आप कहेंगे K1 हमें तो मालूम है, क्या मालूम है? कि when a spring is cut into sections, the product of spring constant into length K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K into L। K1 कितना है मालूम नहीं, वही तो पता करना है। L1 30, K2 कितना है वो भी मालूम नहीं, L2 कितना है 50, K कितना है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, L कितना था 80, 50 प्लस 30, क्या हमें K नहीं मिल गया? यस मिल गया। इट 160/3 आया, सॉरी इट इज 160/3 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो छोटा वाला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 160/3 न्यूटन पर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अगर इतना बढ़िया सबको समझ में आ रहा है तो अब ध्यान से मैं क्या पूछ रहा हूं सुन लो, कौन पहले आंसर देता है देखते हैं। कोई है स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको खींच के डबल लंबा कर देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? What will be the spring constant when you stretch it double up its length? लेंथ डबल हो गया, कितना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट? कौन बताएगा? सर सेम। बाल किशन भाई बढ़िया समझ रहा है। अरे स्प्रिंग का लेंथ बढ़ने से स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलता है, नेचुरल लेंथ बढ़ने से, खींच के लंबा करने से स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलेगा। हाँ, इतना बड़ा स्प्रिंग था नेचुरल लेंथ, इतना बड़ा स्प्रिंग लेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। सेम स्प्रिंग को खींच के लंबा कर देने से स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलता है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग। चलिए, आप लोग इतने सारे चीज को समझ गए। ओ यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। अब पूछा गया है ये ब्लॉक को अगर हम राइट को पुश करते हैं भाई, ये डिस्टेंस x और छोड़ देते हैं, वापस आएगा, क्या होगा एक्सीलरेशन? कितना सिंपल है। जब इसको हम x डिस्प्लेस कर दिए हैं इधर को, ये दोनों स्प्रिंग खींचे गए हैं, दे मस्ट बी पुलिंग इट बैक विद व्हाट फोर्स? kx एंड kx। ये स्प्रिंग दब गया होगा, दिस मस्ट बी पुशिंग विद फोर्स कितना? kx। अच्छा ये बात है, तो हम कहेंगे क्या फोर्स इसको वापस ला रहा है? F नेट ड्राइविंग फोर्स। जब हम वो ब्लॉक को डिस्प्लेस किए बाय अमाउंट x, क्या फोर्स इसको वापस फेंक रहा है? 3kx। तो क्या होगा एक्सीलरेशन? फोर्स बाय मास 3k/m। समझ में आया क्या? द एक्सीलरेशन विल बी 3k/m।
कितना सिंपल है ना। लेट अस सी नेक्स्ट। अब कुछ हम लोग स्पेशल केसेस देखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में सीरीज पार्लर तो देख लिए, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। किसी भी केस में चाहे स्प्रिंग्स कैसे भी कनेक्टेड हो, अगर हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया, हम एक सिंपल सा काम करेंगे, उसको खींचेंगे x खींचने से कितना फोर्स लगता है। मान लो कि ये किस डिब्बे के अंदर ढेर सारे स्प्रिंग लगे, कैसे लगे हैं मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन इधर से एक नाड़ा निकला हुआ है। बोला पूछो इसको खींचो और बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। हम इसको F फोर्स लगा के खींचेंगे, खींचने से अगर ये x आगे गया और इक्विलिब्रियम में आया तो अंदर जो स्प्रिंग है उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है भैया, F बाई, है कि नहीं। F फोर्स लगाने से x लंबा होता है, अंदर क्या है कैसा है कितना ठोए जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो द सेम मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू अप्लाई टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन एवरी केस। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि केस 1 लेते हैं। Case 1. Suppose here I say here is a spring and here is another spring. ये भी इधर से कनेक्टेड है, ये K1 है। देखो दिख रहा है सीरीज जैसे, देख के सीरीज मत समझ लेना। अभी क्या दिया कि ये हैंडल को अगर हम पकड़ के खींचेंगे, ये हैंडल को अगर हम पकड़ के खींचेंगे, what is the equivalent spring constant realized? क्या दिया है, if point P is pulled to right, तो आप क्या कहोगे, point P is pulled to right by x, तो what is the restoring force? रिस्टोरिंग फोर्स क्या है देखेंगे, से इज इक्वल टू Fs। अब ये पॉइंट P को खींच के हम यहाँ पे ले आए तो ये स्प्रिंग दब गया है, ये पुश कर रहा होगा कितने में, K2x, ये स्प्रिंग खुल गया है, ये खींच रहा होगा कितने में, K1x। फिर ये बात आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आप खींच रहे हो कोई फोर्स F लगा के, you are pulling it with some force F, that's why you see this is in equilibrium। तो आप क्या कहोगे, F is equal to रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, देखो तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, I will say restoring force is, what is the force trying to pull it back, क्या फोर्स ला रहा है इसको वापस, K1x प्लस K2x, है कि नहीं। जब हम इसको x डिस्प्लेस करेंगे क्या रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, K1x प्लस K2x। अगर हम F फोर्स लगा के खींचे और ये एलोंगेट हुआ x, हम तरीका लिख देते हैं। क्लू क्या है, क्लू हुआ K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F बाई x। F इज deforming force, x is deformation at equilibrium, मतलब डिफॉर्म करने के बाद, तो K इक्विवेलेंट क्या हो गया, F by x। डिफॉर्मिंग फोर्स इज सेम एज द स्प्रिंग फोर्स। अगर मुझे पूछा गया ये साइड अरेंजमेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो मैं इसको F फोर्स लगा के खींचूंगा, अगर वो x डिस्टेंस जाके रुक गया, हम कहेंगे कि x डिस्टेंस आके रुक गया है, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। सो हाउ मच इज F? F इज K2x प्लस K1x, क्योंकि अगर ये इधर को x गया है, ये दब गया होगा, ये पुश करेगा विथ फोर्स K2x, ये खुल गया है, ये पुल करेगा विथ फोर्स K1x। मेरा फोर्स पकड़ के उसको इक्विलिब्रियम में रखा है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू K1x प्लस K2x। और हमें क्या चाहिए, K इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, F by x। तो इधर से x ले लो कॉमन, फेंक दो इधर, क्या रह गया, K1 प्लस, कितना इंटरेस्टिंग है सर, दिखता है सीरीज, आता है पैरेलल का फॉर्मूला, है कि नहीं।
सो यू सी, अगर यहां से नहीं खींचते, यहां से पकड़ के खींचते तो सीरीज होता। समझ में आ रहा है? बीच से पकड़ के खींच रहे तो सीरीज नहीं हो रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है। व्हाई? बिकॉज द डिफॉर्मेशन इज सेम। अगर ये 2 सेंटीमीटर खुलेगा तो ये 2 सेंटीमीटर दबेगा, है कि नहीं? तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हुआ तो दे आर इन सीरीज, डिफॉर्मेशन बराबर हुआ दे आर इन पैरेलल। क्या दोनों में अभी रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है? नहीं, इसमें K2x, इसमें K1x। रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट सेम बट डिफॉर्मेशन, ये दब गया कितना, मान लो 10 सेंटीमीटर, ये खुल गया कितना, 10 सेंटीमीटर, दोनों में बराबर डिफॉर्मेशन हुआ है। थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट रियलाइज देम प्रॉपर्ली तो किसी काम का नहीं होगा भैया। देख लो इसको, अरे बदमाश, क्या सबको समझ में आया? समझ में आया क्या सबको? ये हो गया केस 1। ओके, लेट अस गो टू केस 2। केस 2 इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। अरे पीछे आ गया। केस 2, लेट अस गो टू केस 2। केस 2 इज अनदर टिपिकल केस। स्कूल वाले कदे नहीं पूछेंगे, लेकिन बाद में कब बोलूंगा मिस कर जाऊंगा तो फिर मिस हो जाएगा। थोड़ा इसको याद रख लेना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज कभी कभार पढ़ लेते हैं, ये मुझे जेई के लिए चाहिए। क्या है कि सपोज हम कहेंगे ना सीरीज में ना पैरेलल में, मान लो कि 2 स्प्रिंग ऐसे लगे, ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग है, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। ध्यान से देखना, कोई आपको डिराइवेशन नहीं पूछेगा, डिराइवेशन भूल भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको इंटरेस्ट है वो लोग याद रखेंगे, बाकी लोग फाइनल आंसर याद रखेंगे, ठीक है? तो ये कौन हो गया P। सपोज मैं कहूं कि यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है थीटा। डिराइवेशन याद रखने की कोशिश करोगे बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि स्कूल बुक में नहीं है और जेई वगैरह में आता है। तो ओनली फॉर जेई, किसी स्कूल वाले नहीं पूछेंगे क्योंकि मालूम नहीं कि ऐसा चीज होता है, ठीक है? तो ये K है, ये K है। अगर ये पॉइंट को हम पकड़ के खींचेंगे, नाउ वी वांट टू पुल दिस पॉइंट टू फाइंड K equivalent when point P is slightly pulled. Remember that is again important. Slightly pulled along angle bisector. अच्छा, हमारे क्या तरीका है? एक फोर्स लगा के खींचेंगे, अगर x लंबा हुआ बाई x स्प्रिंग कांस्टेंट, बाकी से हमको कोई मतलब ही नहीं। एंगल बाइसेक्टर में खींच रहे हैं तो ये भी थीटा है। ओ लेट मी रीड्रॉ द फिगर। आपको फिगर समझ में आ गया? ये फिगर को मैं अभी छोटा बना दूंगा क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड द केस। अब मुझे जगह चाहिए इसको करने के लिए, फिगर को मैं छोटा कर दिया, ठीक। नाउ दिस इज द केस। सपोज हम कहेंगे ये स्प्रिंग पहले ऐसे था, लेट अस रिप्रेजेंट द स्प्रिंग बाय जस्ट लाइंस। ये स्प्रिंग ऐसे था, ये स्प्रिंग ऐसे था, ये स्प्रिंग ऐसे था। अब मैं इस पॉइंट को स्मॉल स्लाइटली पुल लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा खींच लिया, यहाँ पे ले लिया, मान लो खींच के यहाँ पे ले लिया, छोटा सा स्मॉल डिफॉर्मेशन। अब ये स्प्रिंग कैसे हो गया? ये स्प्रिंग ऐसे हो गया। ये स्प्रिंग कैसे हो गया? ये स्प्रिंग ऐसे हो गया। हाँ सर, ये भी तो समझ में आया, ठीक है। कितना आगे गया है? चलो मानते हैं कि आगे गया है कितना? x। दिस इज x। मोरओवर अगर हम कहेंगे कि ये जो आपका क्या स्प्रिंग को हम डिस्प्लेस किए हैं, ये इतना छोटा है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि these angles are still remaining theta. These angles are still same as theta, क्योंकि थोड़ा सा खींचेंगे तो एंगल वही रहेगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है। तो देखो ये वाला स्प्रिंग इससे ज्यादा लंबा हो गया है। कितना ज्यादा लंबा हो गया है? थोड़ा ध्यान से देखो तो आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर
कितना एक्स्ट्रा लंबा हो गया, इतना एक्स्ट्रा लंबा हो गया है कि नहीं। ये स्प्रिंग इससे इतना ज्यादा है। सेम हियर ऑल्सो, एक तरफ को करेंगे तो दूसरी तरफ को वही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो एंगल थीटा ही है, यहाँ पर भी वही सब होगा। तो अगर ये डिस्टेंस को हम x मानते हैं और ये एंगल को हम थीटा मानते हैं, सपोज हम कहेंगे ये जो एलोंगेशन हुआ है, सपोज द एलोंगेशन इज y। डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, समझना है समझ लो, लेकिन याद मत रखने की कोशिश करके डरना मत। याद रखो अलाउड है, लेकिन कुछ लोग याद रखने की कोशिश करते हैं, नहीं सकते तो डर जाते हैं, नहीं चाहिए। तो ये हो गया y। तो ये स्प्रिंग कितना खुल गया है y। ये पॉइंट यहां से यहां पर क्यों गया, क्योंकि मैं कोई फोर्स F लगा के खींच रहा था। अगर मुझे कैसे कैसे मेरा फोर्स मिल जाएगा, तो मैं देखा कि F फोर्स लगा के खींचने से ये आगे गया है भाई, ये डिस्टेंस x, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बाय x, है कि नहीं। नाउ ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P डैश में आ चुका है, P डैश में आ चुका है। तो आप कहोगे यहाँ पे मैं खींच के रखा हूं और ये स्प्रिंग थोड़ा एलोंगेट हुआ है, ये स्प्रिंग भी एलोंगेट हुआ है। ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा गौर करते हैं क्या हो रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर व्हेन वी सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट P डैश। अब पॉइंट P डैश का फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए, ये हो गया पॉइंट P डैश। क्या हुआ है, पॉइंट P डैश को इधर हम खींच रहे हैं फोर्स F में। क्या ये स्प्रिंग खींच रहा है, हाँ खींच रहा है, किधर, इधर, कितने जोर से, ky। क्या ये स्प्रिंग भी खींच रहा है, यस ये भी खींच रहा है, कितने जोर से, ky। और ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, हाँ। क्या यहां तक का फिगर समझ में आया। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या कहोगे आप, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 मींस इधर का फोर्स बराबर होना जरूरी है। F इज इक्वल टू ky का कंपोनेंट ky cos थीटा, ये ky का कंपोनेंट ky cos थीटा, इट इज 2ky cos थीटा। इज दैट क्लियर, इट इज 2ky cos थीटा। लेकिन सर ये y क्या है, y कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो y आपको मिल जाएगा। व्हाट इज y, लेट अस सी। ये y क्या है, ये छोटा सा ट्रायंगल को देखो तो, ये छोटा सा ट्रायंगल को देखो, ये हम खींचे हैं x और ये बोले हैं y, ये एंगल है थीटा। व्हाट इज y, x by y is cos थीटा। आर यू नॉट गेटिंग इट, x by y सॉरी y by x is cos थीटा। तो क्या मिल गया, y is equal to x cos थीटा, where y is equal to x cos थीटा। तो क्या मिल गया, यहां से मिला ये कि 10 f is equal to 2k, y के जगह क्या लिखेंगे, x cos थीटा, 2kx cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, f by x कितना है, 2k cos स्क्वायर थीटा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, f by x is equal to 2k cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखना है, जिनको चाहिए, जिनको नहीं चाहिए भूल सकते हो। यूज बताता हूं, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, यूज बताता हूं। सपोज आई गो फॉर एग्जांपल। यहाँ पे कोई दो स्प्रिंग है, सपोज आई से हियर इज ए स्प्रिंग, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ये दोनों स्प्रिंग है, ये एंगल दिया है 90 डिग्री, ये दोनों को इससे बांध दिया गया है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। दोनों स्प्रिंग को थोड़ा बढ़िया प्यार से बनाते हैं। तो ये हो गई स्प्रिंग, एक स्प्रिंग इधर है, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग इधर है, यस, दो स्प्रिंग हमारे पास है, एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। हम इस पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे ऊपर, ठीक है। क्या दिया है, जब दोनों स्प्रिंग को पकड़ के हम खींचे, क्या दिया है, दिस एंगल वाज गिवन 90 डिग्री, फाइंड के इक्विवेलेंट फॉर स्मॉल f, छोटा सा f मतलब छोटा सा डिफॉर्मेशन,
स्मॉल एफ स्मॉल डिफॉर्मेशन, बाद एक ही हुआ, छोटा सा फोर्स देंगे तो छोटा सा डिफॉर्मेशन होगा। अच्छा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन सीधा सीधा लगाएंगे, k इक्विवेलेंट इज 2k cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दोनों स्प्रिंग का कांस्टेंट k दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा क्या है कोई बताएगा क्या? लुक एट द प्रीवियस फिगर, व्हाट वाज थीटा? दिस, नाउ टेल मी इन दिस फिगर व्हाट इज थीटा? 45 डिग्री, so simple, it is 45 डिग्री। cos थीटा, cos 45 is 1 में √2, उसका स्क्वायर 2, तो हो गया k equivalent is equal to k। So the equivalent spring constant of this combination is same as k। समझ में आया क्या? अगर ये बात समझ में आया तो मुझे आप बताइए, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पजलिंग करने की कोशिश करूंगा। डरना मना है, जो डर गया सो मर गया, गब्बर्स लॉ है, डर के आगे जीत है, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं कुछ दूसरे तरीके से, ये थोड़ा सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट करने वाला हूं लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से। नाउ आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। सेम क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये दूसरा स्प्रिंग है, नहीं है, गंदा हो गया, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये तीसरा स्प्रिंग है, 3 स्प्रिंग लगा है। अब पूछा है कि अगर हम कहेंगे ये सपोज दिया है कि जैसे अभी देखें, सपोज ये एंगल दिया है 90 डिग्री, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये मान लो कि ये जो स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट k है, ये जो स्प्रिंग है इसका भी कांस्टेंट k है, और ये जो स्प्रिंग है इसका भी कांस्टेंट k है। 3 स्प्रिंग्स, ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ऐसे दिया है। और क्या दिया कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप इधर खींच रहे हो विथ ए फोर्स F। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड k इक्विवेलेंट फॉर स्मॉल f, छोटा सा फोर्स में खींचेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट जो 90 डिग्री वाला पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमें मालूम है, वी नो द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस पार्ट, है कि नहीं? हमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है। तो थोड़ा अगर इसको देखते हैं तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है, तो मैं क्या करता हूं, अब ये फिगर को थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि यू कैन बेटर वे रियलाइज। मैं देख चुका हूं कि ऐसा जो 2 स्प्रिंग थे, स्प्रिंग कांस्टेंट k था, एंगल 90 डिग्री था, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? इट वाज सेम एज k, वी हैव सीन इट वाज सेम एज k। अच्छा, तो फिर ये सर्किट को k इक्विवेलेंट k हो गया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है ना। तो पहला क्वेश्चन में हम देख लिए थे कि k इक्विवेलेंट k आया था। अब दूसरा क्वेश्चन में हम देखने की कोशिश करें व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये दोनों को भगा के हम सिंगल स्प्रिंग बना सकते हैं, क्या कहेंगे? इट इज सेम एज ए सिंगल स्प्रिंग, कितना है? k, इन दोनों को भगा के कर दिए k, कहां से आया? ये दोनों जोड़ने से k होता है, और ये ऑलरेडी एक k था, कहां पे लगा है? P पॉइंट में लगा है, ये एक दूसरा k है, और आप इस पॉइंट को खींच रहे हो, आर यू गेटिंग इट? ये k था और ये दोनों मिलके k है, ऐसे, अरे तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? क्या ऐसा वाला केस हम लोग नहीं किए? केस 1 में क्या किए? अगर ऐसे 2 स्प्रिंग लगा है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता था? k1 plus k2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? आप कहोगे हियर k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k प्लस k इज इक्वल टू 2k। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, डरना मना। स्पेशल केसेस में जो भी कुछ बता रहा हूँ सारे जेई के लिए बता रहा हूँ, एंट्रांसेस के लिए बता रहा हूँ, मेडिकल एंट्रांस के लिए बता रहा हूँ, वो सब के लिए। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज कमिंग आउट टू बी 2k। अगर आप लोगों को इतना बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन को बताओ। ये कोई क्वेश्चन है ऐसे, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और ये दोनों स्प्रिंग कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ये है एक, ये है दूसरा,
क्या दिया है ये दोनों स्प्रिंग में दिया है कि यहाँ पर लगा है तीसरा, ठीक है, और दिया ऐसा है कि ये दोनों स्प्रिंग को यहाँ से बांध दिया गया है, थोड़ा इनको अच्छा दिखने में मदद करते हैं। तो ये स्प्रिंग को यहाँ से निकाल दिया गया, ये तो चल, और ये नहीं, ठीक है, ये स्प्रिंग को इधर लगा है, ठीक है, ये बात दिया क्या है कि दिया कि पूरा एंगल 120 डिग्री है। अब आपका काम है बताना व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के है, ये के है, ये के है, इधर से खींच रहे हैं, फाइंड के इक्विवेलेंट फॉर के इक्विवेलेंट फॉर स्मॉल एफ। बताने वाला आज की हीरो बन जाएगा। 3 स्प्रिंग है, के का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है आपको, ठीक है। और 2-3 स्पेशल क्वेश्चंस है, मैं आपको करके भेज दूंगा, उसको आप लोग देख लोगे, ठीक है। इसको आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर में दे देना, ठीक है। टाइम हो रहा है, लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये जो अरेंजमेंट दिया गया है इसमें पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन F is a small force. When it is a small force, the deformation here will be also small. When the deformation is small, obviously हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों स्प्रिंग को हम एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। उसको कहेंगे K डैश, और उसके साथ ये लगा है क्या कि, और आप इसको यहाँ से खींच रहे हो, और आपको पता करना है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। कितना सिंपल है। अगर आपको के डैश का वैल्यू पता चल गया तो काम बन जाएगा। के डैश का वैल्यू कितना है, के डैश का वैल्यू कितना है, थोड़ा जगह बनाते हैं, बनाने के लिए इसको के डैश का वैल्यू कितना है, चलिए के डैश कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, हियर के डैश, और इसको भी थोड़ा रख लेते हैं, यहाँ पे जगह बन जाएगा तो हमें करने के लिए आसान हो जाएगा। यस, हियर के डैश कितना है 2k cos स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, इसका आधा लेते हैं, कितना लेंगे, थीटा इज 60 डिग्री। यू नो नाउ थीटा को अगर हम 60 डिग्री ले लिए तो वैल्यू कितना आया, देखो तो 2k cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos 60 का स्क्वायर मतलब 1/4, दैट इज k/2। अब ये k/2 है, ये k, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k डैश प्लस 1/k, दैट इज इक्वल टू, ये k/2 है तो हो गया 2/k प्लस 1/k, दैट इज इक्वल टू 3/k, है ना। और फाइनली क्या मिला, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k/3। है कि नहीं सिंपल। You got the solution now. See, equivalent spring constant for this arrangement is going to be k/3.